हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल पर। फ्रेंड्स, तो हम लोग सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग साइंस पेपर की तैयारी कर रहे थे। तो साइंस एनसीईआरटी पर आधारित साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 2 लेसन को पढ़ चुके हैं 6 क्लास की बुक से। तो जिसमें हमारे जो 2 लेसन पढ़ चुके हैं हम लोग, वो भोजन यह कहाँ से आता है। जो सेकंड लेसन था हमारा भोजन के घटक। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं लेसन, वो है पादपों में पोषण। फर्स्ट लेसन है। तो आज के लेसन जो हमारा है पादपों में पोषण, इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वो है पादपों में पोषण। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के एक घटक हमारे भोजन के लिए आवश्यक है, इन्हें हम पोषक कहते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग पोषक के बारे में पढ़ चुके थे। पोषक कौन कौन होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन एक खनिज भोजन के घटक हैं और इन्हें पोषक के लिए हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं पिछली वीडियो को, तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है पादपों में पोषण विधि। तो पादपों को पोषण कहाँ से मिलता है? केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन किसी भी गैस या और जल की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पादप ही, तभी इसमें कहा गया है केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ये क्यों ऐसे भोजन अपना बनाते हैं? क्योंकि ये ऐसे पदार्थ हैं जो उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं? पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना और वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। और क्या कहा गया है? तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। जो हम लोग जैव प्रक्रम के लिए भी आवश्यक है और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन करने में इसकी विधि, जो सजीव हैं जो इसको भोजन प्राप्त करते हैं तो उपयोग की विधि होती है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण की विधि कौन कौन सी है? तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी कौन से जीव होते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, स्वपोषी समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी कौन है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। और जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु, जो अन्य जंतु होते हैं और अधिकतर अन्य जीव पादपों से, कोई भी जीव हो, ज़्यादातर अधिकतर जीवों की बात कही गई है यहाँ पे, वो अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पादपों से। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ या मूल कहते हैं जड़ को ही द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं? तो पादप की खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। मतलब क्या है कि जो भोजन जो तैयार करते हैं पौधे, तो वो किसके द्वारा करते हैं? पत्तियों के द्वारा, क्योंकि उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सूर्य का प्रकाश उन्हें पत्तियों के द्वारा प्राप्त हो जाता है, सूर्य के द्वारा प्राप्त हो जाता है जो पत्तियों में, इसमें क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो उन्हें वायुमंडल के द्वारा प्राप्त हो जाता है, और जल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग पौधों को जो जल देते हैं तो उससे उन्हें जल प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पत्तियां अपना भोजन का निर्माण करती हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। तो ये तो पढ़ चुके हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो किस प्रकार पत्तियों में प्रवेश करती है, पत्तियों की सतह में, तो वो सूक्ष्म रंध्रों की सहायता से करती है। सूक्ष्म रंध्र क्या होते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो रंध्र क्या होते हैं, द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें ही रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएँ एक सतत मार्ग बनाती हैं। तो जब हम लोग जब हम पौधों में जल देते हैं या कोई भी खनिज तत्व डालते हैं, पौधों को खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। तो खनिज तत्व उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं, जैसे हम लोग पौधों में खाद डालते हैं या उर्वरक डालते हैं, तो उनसे उन्हें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि उन्हें प्राप्त होता है। और हम लोग जल को भी जड़ के पादप की जो पौधा होता है उसकी जड़ में डालते हैं। तो ये पौधे की पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं, तो ये वाहिकाएँ, यहाँ पे वाहिकाओं की बात जो की गई है, वो यही वाहिकाएँ हैं जो जल एवं खनिज तत्वों को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। तो इन्हें वाहिकाएँ कहते हैं। और रंध्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये रंध्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग कृपया इसे पढ़ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे कोशिका शब्द आया है, किसी ने शायद कोशिका नहीं पढ़ाया होगा, वैसे ज़्यादातर लोगों ने कोशिका जानते होंगे। कोशिका क्या है, तो इमारतें ईंटों की बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बनता है। जो सजीव, कोई भी सजीव व्यक्ति हो या मनुष्य हो या जंतु हो, जानवर हो, किसी भी सजीव का शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इन्हें हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं और कोशिका की पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका जो होती है एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली क्या है, जिससे कोशिका पतली बाह्य संरचना होती है, जिससे कोशिका घिरी होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। तो जो सुस्पष्ट संरचना होती है जैसे ये है, तो इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो केंद्रक जो होता है वो भी चारों तरफ से एक जेली के समान पदार्थ होता है, कुछ चिपचिपा सा गाढ़ा पदार्थ, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो कोशिका द्रव, केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव क्या है। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आप लोगों को बता चुके हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो क्लोरोफिल पत्तियों के लिए क्यों आवश्यक है, तो क्लोरोफिल है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इस ऊर्जा का जो ऊर्जा प्राप्त की गई है पत्तियों के द्वारा, और क्लोरोफिल ने जिसकी सहायता की है, जो सूर्य के प्रकाश से हमें ऊर्जा मिली है पत्तियों को, तो उससे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में होता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो जल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो सभी जीवों के लिए चरम स्रोत क्या है? तो सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से ही मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये पॉइंट का है कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं पौधे, जो ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। यही यहाँ पे बताया गया कि क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और यहाँ पे जल हम लोग देते हैं, सूर्य का प्रकाश उन्हें सूर्य से मिल जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि पौधे किस प्रकार से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है, जो ग्लूकोज है, वो गेहूँ वगैरह होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, परंतु यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं पौधे। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो जो स्टार्च होता है पत्तियों में स्टार्च कहाँ से आया? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में जो इकट्ठे रूप में रहता है, तो वो मंड के रूप में इकट्ठा रहता है, तो मंड को ही स्टार्च कहते हैं। तो पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संपन्न होना दर्शाता है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों, जैसे कि हरे तने हैं, हरी शाखाएं में प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क तथा सूल रूपी, आपने जो मरुस्थलीय पौधे देखे होंगे उनमें सल्क होते हैं, पत्तियां सल्क रूपी होते हैं, और सूल रूपी आपने कांटे देखे होंगे। बहुत ज़्यादा मरुस्थलीय जो भी पौधे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इन जो पादप होते हैं, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, उनके तने हरे क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके तने जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पौधे की पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके तने और शाखाएं और तना और शाखाएं भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण क्या है। यहाँ पे शब्द आया है शैवाल। तो शैवाल क्या होता है? आपने गीली दीवारों पर, तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंकी काय जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो इन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल क्या होते हैं? जो गीली दीवारों पर, तालाबों में जो ठहरे जलाशय होते हैं, जलाशय में कोई भी जहाँ पे पानी भरा होता है ऐसी जगह, और नम जगह, बरसात के सीज़न में आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी रहता है हल्का, तो वहाँ पे आपने कुछ हरी हरी संरचनाएं देखी होंगी। काई जैसे पादप होते हैं, सामान्य भाषा में काई भी बोलते हैं। तो ऐसे पादपों को शैवाल कहते हैं। एक कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं। तो शैवाल क्यों होते हैं? तो कुछ यहाँ पे जीव होते हैं, जीवों की वृद्धि के कारण ये शैवाल वहाँ पे उगाते हैं। ये शैवाल जो होते हैं ये भी अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसी वजह से ये हरे होते हैं और इनका रंग हरा होता है। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो पादपों को, जो पौधे होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो पौधे होते हैं उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो किसान अपने खेतों में उर्वरक जो बाजार में उपलब्ध जो खाद मिलती है, तो उसमें उसी को उर्वरक बोलते हैं। एवं खाद जो प्राकृतिक रूप से जो गोबर या जो अन्य खाद्य पदार्थों को सड़ाकर जो खाद बनती है, तो वो खाद डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। तो नाइट्रोजन उन्हें किसानों के जो खाद डालते हैं, इस रूप से उन्हें नाइट्रोजन पौधों को मिल जाती है, उर्वरक के द्वारा और खाद के द्वारा। इसके अलावा भी जो नाइट्रोजन मिलती है उन्हें, तो वो कैसे मिलती है?
वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जो मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम है, जो गैसीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में जो गैसीय रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसका उपयोग यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं। तो विलेय पदार्थ के रूप में हो जाती है, जिससे जो पौधे हैं वो जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं। तो इस रूप से भी पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है। पादपों के पोषण में अन्य विधियाँ। तो पादपों का पोषण जो अन्य विधियों से होता है, तो वो पौधे कौन कौन से हैं? जैसे विषमपोषी प्रणाली है, तो वो किस प्रकार के पौधे होते हैं? कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं करते। तो भोजन संश्लेषित, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ऐसे पौधे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इस प्रकार के पौधे कैसे करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य भी है, तो वो अन्य पादपों या प्राणियों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। इसी प्रकार के जो पौधे होते हैं वो भी अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं। तो ये विषमपोषी ये पौधे होते हैं, इस प्रणाली को विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अमरबेल का जो पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, इस वजह से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह परपोषी कहलाते हैं। परपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दूसरों का पालन पोषण करते हैं। ऐसे पौधे तो उन्हें परपोषी कहते हैं। और क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। ये जीव ऐसे हैं जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इस वजह से इन्हें परजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे अमरबेल का पौधा है, इसे परजीवी कहते हैं। और ये पौधा जो है जिस पर ये आरोहित है अमरबेल, उसे परपोषी कहते हैं। ये परपोषी पौधा है। अमरबेल जो है वो परजीवी है। और यहाँ पे जो पादप है, ये पेड़ है, ये परपोषी है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ से घटपर्णी। आपने घटपर्णी पौधे के बारे में भी तो सुना होगा। तो ये घटपर्णी पौधे क्या होता है? आपने ऐसे पादपों को देखा होगा या अथवा उनके विषय में सुना होगा जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। यह विस्मयकारी है। ऐसे पौधे ये हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ये पादपों को देखिए, किसी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती को रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। यहाँ पे जो पत्ते का शीर्ष भाग है ये घड़े का ढक्कन है, ढक्कन के रूप में कार्य करता है। और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। यहाँ पे जो संरचनाएं वो रोम रूपी छोटी संरचनाएं होती हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों में यह फंस जाता है। जब भी कोई यहाँ से कीट है जो इस पौधे के आसपास आएगा तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा और उन छोटी जो रोम है उन रोमों में फंस जाएगा कीट। और आगे क्या होगा? फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो घड़े में कुछ पाचक रस भी होते हैं जो कीटों का पाचन कर लेते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो कीटभक्षी पादप कौन से हैं? ऐसे पादप होते हैं, कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण कर लेते हैं, तो ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारा शेष बचा लेसन है इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप फ्रेंड की वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल को।